अंजलि, अंजलि। सौरभ पागलों की तरह अंजलि का नाम लेकर चिल्लाया जा रहा था। कुछ पता चला अंजलि का? अमित ने सौरभ के पास फ़ोन करके पूछ लिया था। नहीं डुगू, अभी तक तो नहीं। सौरभ की आवाज़ बैठी जा रही थी। डोंट वरी यार, मिल जाएगी, अमित ने सौरभ को समझाते हुए कहा। हाँ भैया, इस लड़की को अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ से गुजरते हुए देखा था। सौरभ ने वहाँ कुछ खेल रहे लड़कों को अंजलि की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा तो उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया। सौरभ बदहवास सा भागा हुआ उस छोटे बच्चे के बताए हुए डायरेक्शन में भागा जा रहा था। धीरे धीरे चहल पहल खत्म हो रही थी और वहाँ से सुनसान इलाका शुरू हो गया था। वहीं एक जगह पर जहाँ डैम का पानी इकट्ठा होकर तालाब का रूप ले रहा था, वहीं अंजलि चुपचाप बैठी थी। अंजलि के मिलते ही सौरभ ने अमित को फ़ोन लगा के बता दिया था कि अंजलि मिल गई है। ओके सौरभ, तो उसे फटाफट लेकर वहाँ से निकल, अंधेरा हो रहा है और बाहर ज़्यादा देर तक रहना सेफ नहीं है। अमित ने सौरभ को फ़ोन पर ही समझा दिया और खुद वहाँ से अपने साथियों के पास आ गया। उसे नाइट स्टे का अरेंजमेंट भी तो देखना था। तू पागल वागल हो गई है क्या? यहाँ आकर अकेले बैठी हुई है, बिना ये सोचे समझे कि यहाँ बैठना कितना डेंजरस हो सकता है तेरे लिए। वो भी अपना हाल तो देख पागल लड़की, सारे कपड़े गीले हो रखे हैं, बालों से पानी टपक रहे हैं और तू पता नहीं किस धुन में आकर यहाँ बैठ गई है। अरे यहाँ आने से पहले तूने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा, पर यहाँ आकर समाधि लगाने की ज़रूरत क्या ही पड़ गई थी तुम्हें? सौरभ पागलों की तरह अंजलि के सामने एक के बाद एक कई सवाल किए जा रहा था, पर अंजलि अब भी तालाब के शांत गहरे पानी को देखे ही जा रही थी। ओए, तू सुन भी रही है या नहीं, या फिर मैं यहाँ हवाओं से बात कर रहा हूँ? सौरभ ने अंजलि के कंधे को जोर से झकझोरते हुए कहा। अंजलि ने अपना आंसुओं से भरा हुआ चेहरा सौरभ की तरफ मोड़ा और फिर बोली, सौरभ, क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार सिर्फ एक रात तक ही सीमित है? अंजलि ये सब बातें सौरभ से नहीं कहना चाह रही थी, पर पता नहीं क्यों वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी ये सारे सवाल सौरभ से पूछने से। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कब से पागलों की तरह मारा मारा इधर उधर तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ मुंह सिलकर बैठी हुई है, और बोली भी तो सीधे बंदूक की गोली चला दी हैं? बाबा जी, मैं क्या करूँ इस लड़की का? चाहे अपना सिर लाख बार भी मैं दीवार पर पटक दूँ, पर इस कोड़ीनी सुई तो एक ही बात पर अटकी हुई है। तेरे लिए मेरा प्यार एक रात का है या फिर एक पल का, अब ये तो साबित करना ही पड़ेगा। सौरभ अंजलि के करीब आते हुए बोला, पर अंजलि अब भी रत्ती भर भी अपनी जगह से हिली नहीं थी। सौरभ ने गुस्से से अंजलि के बाह को पकड़ा और वहाँ से लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर चला गया। सौरभ की आंखों का गुस्सा और अंजलि की आंखों में आंसू देखकर उस समय किसी ने भी उन दोनों को टोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये ले कपड़े, जल्दी से पहन और खुद को सुखा ले, लेकिन ये मत भूलना, अभी भी तुम्हारे ऊपर सौरभ मेरा का हिसाब किताब बाकी है। सौरभ वहीं डैम के पास बने हुए छोटे छोटे कमरों में से एक कमरे में अंजलि को बिस्तर पर पटकते हुए बोला। वो गुस्से में कॉटेज से बाहर निकला तो अमित ने उसे आवाज़ देकर रोकना भी चाहा। सौरभ ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, रुक जा यार, आज मुझे उस दुमकटी छिपकली की अकल ठिकाने लगानी है। मोनिका काव्या के साथ बैठे हुए बियर पी रही थी। सौरभ ने वहां पहुंचते ही उसके हाथों से बोतल छीन कर फेंक दिया। मोनिका और काव्या दोनों ही चौंक पड़ी थी सौरभ को ये सब करते हुए देखकर, पर सौरभ के पीछे पीछे कुछ दोस्त भी आ पहुंचे थे वहाँ, पर कोई भी उस बीच में बोलना नहीं चाह रहा था। आज इस बोंगड़ को अपने तरीके से ही ये सब सॉल्व करने दो, ये भी ज़रूरी है, अमित ने पुलकित और रवि को समझाते हुए कहा। सौरभ ने वहाँ पर रखे हुए बियर की 2 बोतलें उठाकर पटक दी थी और अब ये बात काव्या के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। हे लिसन, हैव यू लॉस्ट इट? ये क्या किया तुमने? हाँ, इतनी महंगी बियर का कलेक्शन तुमने 2 मिनट में बर्बाद कर दिया। तुझे जरा भी अंदाजा है कि वो कितनी महंगी बियर थी? काव्या बुरी तरह से सौरभ पर बिफर पड़ी थी। किसी के इमोशन और प्यार से ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी ना? सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा था। हे यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों चिपकू चुड़ैल और धूमकटी छिपकली, अगर तुम दोनों ये समझ रही हो कि सौरभ मेरा के जीवन में आग लगाकर तुम दोनों यहाँ पार्टी करोगी, तो सौरभ मेरा तुम दोनों को और ख़ास करके मोनिका तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देगा। पर मैंने किया क्या है? मोनिका ने कुछ सोचते हुए और नाटक करते हुए बोली। या मैंने तो बस अंजलि को उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से रोकने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स दिए थे बस। मोनिका, मैं तेरी जान ले लूँगा। सौरभ ने मोनिका के गर्दन को कस के पकड़ लिया था। आह, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें अंजलि को दर्द में देखकर, पर मुझे उतनी ही खुशी मिल रही है, समझे तुम? आखिर ऐसा क्या है उस अंजलि में जो तुम उसके दीवाने बने बैठे हो?
और एक नज़र मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, हाँ? मोनिका ने सौरभ की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा। वाह मोनिका वाह, तुम तो कमीनेपन में मेरी ही छोटी बहन निकली। काव्या दूर खड़े तमाशा देख रही थी। बहुत बड़ा फर्क है तुम दोनों में। तुम अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशी छीन सकती हो और तुम्हें जरा सा भी मलाल नहीं होगा इस बात का। और अंजलि वो पागल तो दूसरी की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेगी और उस पर इस बात को जाहिर भी नहीं होने देगी। और ये मुझे शर्म आती है तुम पर कि मैं कभी तुम्हारे साथ था। पर एक बात गांठ बांध लो मोनिका, अगर तुमने फिर से अंजलि के कानों में जहर भरने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। और हाँ, ये भी भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। आखिर सौरभ मेरा का कमीनापन तुमसे बेहतर कौन जानता है मोनिका। नो नो सौरभ, यू कांट डू दिस टू मी। मोनिका सौरभ के शर्ट को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली। यस आई कैन एंड यू नो मी वेरी वेल। सौरभ की आंखों में खुद के लिए नफरत का सैलाब देखकर मोनिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उस अंजलि की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। आई विल किल हर, आई विल किल हर, मोनिका चिल्लाते हुए बोली। सौरभ अपना कंट्रोल खो चुका था खुद के ऊपर से और उसने 2-4 थप्पड़ जड़ दिए थे मोनिका के खूबसूरत और गोरे गोरे गालों पर। अंजलि के आसपास भी अगर तुम दिखी ना तो तुम्हारा फ्यूचर स्पॉइल करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अपना फ्यूचर चमकाने के लिए तुझे काव्या चौधरी की बटरिंग करनी पड़ रही है ना, पर तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये थप्पड़ खाने के बाद आई थिंक तुम्हारा बियर का नशा तो उतर गया होगा। फिर आराम से बैठकर सोचना कि तुम सच में कहाँ स्टैंड कर रही हो। क्या सिर्फ एक डॉक्टर बन जाना ही ज़िंदगी की सफलता है या फिर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना भी ज़रूरी होता है। कभी तन्हाई में बैठकर सोचना इन ज़रूरी बातों को, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। इतना कहकर सौरभ वहाँ से चला गया। मोनिका की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उस समय उसकी हालत देखकर पुलकित, अमित और रवि ने भी बिना कुछ कही वहाँ से जाने में अपनी भलाई समझी। मोनिका के पास से सौरभ सीधे अंजलि के रूम में चला गया। लगता है आज सौरभ सारे के सारे मैटर सुलझा कर ही मानेगा। रवि ने सौरभ को अंजलि के रूम में जाते देखा तो पुलकित से कहा, चलो अच्छा है, साला रोज रोज मगजमारी की से तो अच्छा है ना कि एक ही दिन में भेजा फ्राई कर लिया जाए। रवि की बात का जवाब अमित ने दिया था। अंजलि कपड़े चेंज कर चुकी थी और गीले बालों को सुखाने के लिए उसने उन्हें खुला ही छोड़ दिया था। वो खिड़की के कांच से सटकर बाहर फैले हुए अंधेरे में पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से उसे अपने पीछे किसी के गर्म सांसों के टकराने का एहसास हुआ। वो चिहुक कर पीछे पलटी तो अपनी तरफ गुस्से में घूरते हुए सौरभ को देखकर थोड़ा सा घबरा गई। तुम यहाँ इस वक्त? अंजलि को लगा था कि अब सौरभ उसे सुबह ही मिलेगा। हाँ क्यों, तुम्हें किसी और का इंतजार था? और वैसे भी मुझे तो यहाँ आना ही था। सौरभ ने बात को गोल गोल घुमाते हुए कहा। अंजलि नजरें फेर कर खड़ी हो गई थी। क्या कहा था मोनिका ने तुमसे? हाँ, मेरा प्यार तुम्हें सिर्फ बिस्तर तक लाने तक का ही है। सौरभ की आंखों में आज गुस्से के अलावा दुख भी था, जो उसे पहले वाला सौरभ मेरा बनने पर उस्का रहा था। देखो सौरभ, तुम अभी जाओ यहाँ से, कल सुबह बात करते हैं। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो सौरभ के गुस्से को कैसे हैंडल करे। मैं कोई ड्रंकर नहीं हूँ अंजलि बधावन, मैं पूरी तरह से होश में हूँ। तुम दोनों लड़कियों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी में चरस बो रखी है। अरे उसे छोड़ो, उस मोनिका को। मैंने तुम्हें कितनी बार यकीन दिलाया है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई वन नाइट स्टैंड नहीं है। पर ना जी ना, तुम्हें तो उस झूठी परेबी मोनिका के झूठी बातों पर विश्वास करना है ना, मेरा नहीं। हाँ तो फिर चल, आज हम दोनों मिलकर उस मोनिका की बातों को सही साबित कर देते हैं। सौरभ ने अंजलि को उसके दोनों बाहों से कसकर पकड़ते हुए अपने करीब लाते हुए कहा। सौरभ प्लीज़ प्लीज़ अभी जाओ यहाँ से। अंजलि जैसे तैसे सौरभ से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हुए बोली। क्यों, अब क्या हुआ अंजलि? अब तो मैं वही कर रहा हूँ ना जो तुम दोनों ने मिलकर मेरे कैरेक्टर को बनाया है। एक ऐसा सौरभ मेरा जो आज भी लड़की को यू एंड थ्रो करने लायक ही समझता है, जिसके लिए आज भी सच्चे प्यार और एहसास की कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने जूनियर को अपने बिस्तर तक लाने के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन का सहारा भी ले सकता है ना? तो फिर रेडी बी फॉर मिस बधावन। माना कि ये रूम मेरा नहीं है, पर इस रूम के बिस्तर को तो हम दोनों ही। सौरभ को इससे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। उसने अंजलि के कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा हटाकर फेंक दिया और उसे हल्के से धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। अंजलि बिस्तर पर बैठे बैठे सर को अपने घुटनों के बीच दबाए हुए रोने लगी थी। आई एम सॉरी सौरभ, आई एम सॉरी। मैं तुम पर शक नहीं कर रही थी, कभी भी नहीं।
पर मोनिका की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर क्यों वो मेरे और तुम्हारे बीच में दरार डालना चाहती है। मैं अपनी परेशानी में बहुत ही खो गई थी, पर मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया। मैंने तुम्हारी फीलिंग को दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो सौरभ। आई एम रियली सॉरी। तुमसे पहले जो भी लड़कियां मेरे साथ रही वो अपनी मर्जी से साथ रही। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया मेरे साथ आने के लिए। मैंने किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया अपने लिए। और तुम उस मोनिका के बोलने पर मेरे और मेरे प्यार को इतना घिरा हुआ समझने लगी। सौरभ ने दुख और गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे माफ कर दो सौरभ, मैं ही तुम्हारे प्यार और भरोसे के काबिल नहीं हूँ। मुझे मोनिका तो क्या, किसी के भी कहने पर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सौरभ ने चुपचाप उठकर अंजलि का दुपट्टा उसे उड़ा दिया और वहां से चला गया। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सौरभ जैसे ही अपने कॉटेज में पहुंचा, पहले से ही उसका इंतजार कर रहे अमित, पुलकित, रवि ने उस पर चढ़ाई कर दिया। नथिंग फॉर स्पेशल। उन दोनों लड़कियों ने और खासकर इस अंजू की बच्ची ने मेरी बैंड बजा दी थी। बस उसे ही समझा रहा था अपने तरीके से। सौरभ ने एक सांस में एक बड़ा सा पानी का ग्लास ख़त्म कर लिया था। फिर समझी वो, इज़ नॉट माई स्टाइल। अरे मेरे स्टाइल से जब वो धूम कटी छिपकली मोनिका मान सकती है, तो ये तो फिर जल्दी फूलन देवी है मेरी। इसे तो मनाना ही मनाना था। सौरभ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। मतलब कि अब केवल चिपकू चुड़ैल छिपकली काव्या चौधरी रह गई है, जिसे सबक सिखाना बाकी रह गया है। अमित ने एक सोफे पर लेटते हुए कहा। और आज फेल होने की वजह से ये काव्या कल जरूर फिर कुछ न कुछ नया करेगी, पुलकित ने कहा। बस उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। फिर इस चिपकू चुड़ैल काव्या चौधरी को ये डेविल उसकी असली जगह दिखाएगा। अमित ने अपने हाथ में लिए कुशन को भींचते हुए कहा। अगली सुबह सभी लोग खा पी कर कौचर झील की तरफ निकल गए। यहाँ पर ट्रैकिंग करना, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनना अलग ही मज़ा देता था। देखो ये खिल्ली एरिया है और जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है सिर्फ वही लोग हमारे साथ आएंगे। बाकी के लोग यहाँ नीचे रहकर हम लोगों के वापस आने का इंतजार करें। पुलकित ने एक बार फिर अपने साथ जाने वाले कुछ सीनियर और जूनियर को समझाते हुए कहा, जिन्हें ट्रैकिंग का शौक था और वो पहाड़ों की ज़्यादा ऊंचाई की वजह से ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यहाँ ट्रैकिंग करना आसान था और वो इसके लिए बड़ी आसानी से मान गए थे। ट्रैकिंग पर जाने वाले लोगों ने खुद को 2 ग्रुप में बांध लिया था। उन्होंने अपनी कमर को मजबूत रस्सी से बांधा हुआ था और सर में सभी लोगों ने ट्रैकिंग हैक पहन रखी थी। एक ग्रुप को पुलकित और दूसरे ग्रुप को अमित लीड कर रहा था। अपनी अपनी वॉकिंग स्टिक लेकर सब लोग धीरे धीरे चलना शुरू कर रहे थे। आपस में हंसी मजाक करते हुए सब एक दूसरे के पैरेलल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर काव्या का प्लान एक बार फिर से सोनम को नुकसान पहुंचाने का था। वो लोग चढ़ाई करते हुए एकदम से एक शार्प ढलान पर आ गए थे, जहां पर चढ़ने के लिए सबको खासी मेहनत करनी पड़ रही थी। अगर किसी का भी बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो वो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी मुसीबत में डाल सकता था। और बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी काव्या। पर इस बार भी वो इस बात से अनजान थी कि सोनम को छोड़कर बाकी सब लोगों की नज़रें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। काव्या ने अचानक से अपनी चाल धीमी कर ली और वहीं जमीन पर बैठ गई। एक एक ट्रैकर उसके सामने से गुजर गए। काव्या वैसे ही नीचे खुद के पैरों को दबाने की एक्टिंग करते हुए बैठी रही। जब इस बार के ट्रैकर उसके पास से गुजरी तो जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये सोनम है, तो उसने अपनी पैनी नज़रें ऊपर उठाई और जितना जोर से हो सकता था उतना जोर से उसने उस ट्रैकर को धक्का दे दिया। पर इससे पहले कि काव्या अपने किए पर खुशी मना पाती, रवि और सौरभ ने आगे बढ़कर 2-4 तला मंडी खाकर तेजी से उस ढलान पर फिसलती जा रही लड़की को रस्सी के सहारे से पकड़ लिया और उसे एक जगह बैठाकर उससे हाल चाल पूछ लेने लगे। तुम ठीक तो हो ना आयुषी? सौरभ उसके सामने पानी का बोतल ऑफर करते हुए कहा। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस वही कर रही थी जो मुझे अमित सर ने करने के लिए बोला था, वरना इतने से धक्के से तो मैं हिलती तक नहीं अपने जगह से। आफ्टर ऑल मेरा ट्रैकिंग का रिकॉर्ड जो ख़राब हो जाता। आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, वैसे सर काव्या मैम ने धक्का बहुत ज़ोरदार दिया था। मैं तो ट्रैकिंग में एक्सपर्ट हूँ और अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था इस जगह का। पर मेरी जगह कोई और होता ना तो सच में उसके हाथ पैर टूटना पक्का था। इतनी तेज़ी से नीचे गिरने की वजह से सर्वर में भी चोट लग सकती थी सर। आरुषि अब थोड़ी सी सीरियस होकर वहाँ से गिरने वाले चोटों के बारे में सौरभ और रवि को बता रही थी।
थैंक गॉड तुम ठीक हो आरुषि। अमित ने बहुत सोच समझ तुम्हें लास्ट मोमेंट पर सोनम वाली जगह पर चुज किया था और उसने तुम्हारे और सोनम के ट्रैकिंग सूट भी लगभग एक जैसे ही रखे, जिससे काव्या आसानी से तुम में और सोनम में धोखा खा सके। और देखो बिल्कुल वही हुआ जैसा कि हम सब ने सोच रखा था। अब तक पुलकित और अमित भी वहाँ पहुँच गए थे और वो दोनों आरुषि को सही सलामत देकर रिलैक्स फील कर रहे थे। पर काव्या चौधरी एक बार फिर से चुक गई थी अपने निशाने से और वो बुरी तरह से खिसियाई हुई सी खड़ी थी। आई एम सॉरी, काव्या बिना मन के बस इतना ही बोल पाई थी आरुषि से। व्हाट इज़ दिस काव्या, तुम्हारे गलती की वजह से आज आरुषि की जान भी जा सकती थी, बजाय कि तुम इसके लिए फिक्रमंद हो। तुम्हारा इतना ठंडा बिहेवियर सच में ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पुलकित ने काव्या को आड़े हाथों लेते हुए कहा। हाँ तो क्या करूँ मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया था। और ट्रैकिंग में आयुषी हो या फिर कोई और, ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ना कि इधर उधर के फालतू गॉसिप्स में ध्यान लगाने की। काव्या ने अपना सस्ता सा ज्ञान वहाँ सभी खड़े लोगों को बांट दिया और जाकर एक तरफ बैठ गई। वो अभी कुड़हन की स्थिति में बोलने के लायक नहीं थी। ये लड़की, ये 2 टकी की जूनियर, इसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है। 2 बार ये मेरे काव्या चौधरी के चुंगल में फंसते फंसते बच गई। रवि, पुलकित, अजय, केतन ये सब रात में अपने अपने तंबू गाड़ रहे थे। हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा है साहिब, काव्या मैम हमसे इतनी नफरत करती है कि वो हमें जान से मार देना चाहती हैं। अमित के साथ नीचे झरने पर पानी लेने गई सोनम को अभी काव्या के इस बिहेवियर पर हैरानी हो रही थी। हर कोई आपकी तरह नहीं होता है ना प्रिंसेस, जो किसी की बुराई में भी बुराई न दिखाई दे। वैसे काव्या की असली चिढ़ मुझसे है और जाहिर सी बात है कि वो मुझसे सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं पाएगी, तो फिर वो मुझे ऐसी जगह पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी जहां मुझे सबसे ज़्यादा चोट लगे, सबसे ज़्यादा दर्द पहुंचे।